एंगल थीटा था किसमें? करंट एलिमेंट का किसके साथ? आर के साथ जो एंगल था वो क्या कहलाता था? थीटा कहलाता था। करंट एलिमेंट का किसके साथ एंगल? आर के साथ। सही है इतनी बात। ये कोइल ऐसे रखे सर, इसमें कोइल में करंट कहां आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है, बल्कि इस पिछले वाले हिस्से से करंट कहां आ रहा है? ऊपर की तरफ। बायोट सेवर्ट्स लॉ जो है वो हमने डिस्कस करा था, और बायोट सेवर्ट्स लॉ की पहली 2 एप्लीकेशन मैं करवा चुका हूं। पहली एप्लीकेशन क्या थी? सर्कुलर कोयल है, सर्कुलर कोयल के किस पे बात करी थी? सेंटर पे। दूसरा जो था वो क्या थी? एक स्ट्रेट वायर थी, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। आज जो काम कर रहे हैं दैट इज योर एप्लीकेशन नंबर 3, वो हमारी एप्लीकेशन नंबर 3 है। इसमें लिख लेते हैं, चलो एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ किसकी? बायोट सेवर्ट्स लॉ। जो बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ा है सर उसकी एप्लीकेशन नंबर 3 है, और उसकी एप्लीकेशन नंबर 3 क्या कहती है? उसकी एप्लीकेशन नंबर 3 है टू फाइंड, उतार लीजिए हेडिंग को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताना है? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बतानी है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना चाहते हैं। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास है। ये डाटा जो है वो हमने पढ़ना है, बड़ी शानदार डेरिवेशन है। और अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट अगर कोई 5 नंबर की डेरिवेशन एकमात्र अवेलेबल है अब तक के काम में, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डेरिवेशन है तो ये वो डेरिवेशन है। अब तक जो है आप लगभग 100 दिन जो है वो अपने 12वीं में लगा चुके हो, मुझे ऐसा मानना है मेरा। मान लो हमने 15 मार्च से सिलेबस शुरू करा है, तो आज जो है लगभग 100 दिन पूरे होने के बाद अगर 100 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई डेरिवेशन है तो वो ये वाली है। बड़ी आसान सी है, याद करना तो और भी ज्यादा आसान है। समझने वाली चीजें जो है वो आप समझ रहे होंगे। टोटल कितनी बातें समझनी है इसमें? 3 बातें जो हैं वो आपने समझनी है, और उन 3 बातों में पूरी डेरिवेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी। गौर कर रहे होंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है, ठीक है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सर वो बतानी है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एक्सियल पॉइंट पे करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। वही 3 बातें हैं दोबारा से, कि आपके पास अवेलेबल क्या है? सर्कुलर कोयल है, और उस सर्कुलर कोयल के अंदर क्या अवेलेबल है? करंट है। ये बात नंबर 1 आपकी है, कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ना है वो किसके बारे में? करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के बारे में बात करनी है। बात नंबर 2 जो है सर वो हमारे पास क्या है? एक्सियल पॉइंट, और उस एक्सियल पॉइंट पे बताना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे क्या बता दीजिए? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टोटल 3 काम जो है ना सर वो हमारे पास है। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपका सवाल है, ठीक है। इसके बारे में कंसेप्ट जो है ना वो हमने समझना है। किसी के पास कड़ा है कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है? चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हैं? ये एक सर्कुलर कोयल है, इस सर्कुलर कोयल में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हमने सर्कुलर कोयल ली थी इस तरीके से, एक सर्कुलर कोयल जो है सर वो आपने ली थी, और इसके किस पे बात करी थी आपने? सेंटर पे जो है ये पॉइंट जो है वो कौन सा था? सेंटर का पॉइंट था। इस सेंटर के पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसका आंसर हमने निकाल लिया था। इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना था? म्यू0 I डिवाइडेड बाई कितना था? 2R। इस सर्कुलर कोयल में क्या फ्लो कर रहा था? करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट जो है सर वो किसके बराबर है? I के बराबर है। करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और वो करंट जो है सर वो किसके बराबर है? I, ठीक है। ये सर्कल दिख रहा है सभी को, इसका सेंटर भी जो है वो सभी को पता है। इस तरीके से आपके पास क्या थी? सर्कुलर कोयल थी, और उस सर्कुलर कोयल के किस पे बात करनी थी आपने? सेंटर पे आपने बात करनी थी, कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपका सवाल था। मानते हो आप इस बात को? अब आपने जो डिस्कस करना है वो किसको डिस्कस करना है? एक्सियल पॉइंट को, ठीक है। कोयल तो कौन सी है सर? सर्कुलर कोयल है, उसके अंदर क्या है? करंट। अब जो पॉइंट है वो क्या है? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट बताया था ना, कि सीध का पॉइंट क्या कहलाता है? एक्सियल पॉइंट। ये सेंटर है, और सेंटर से मैंने ये क्या बना लिया? एक एक्सिस इसमें से पास कर दिया, ठीक है। सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है। ये पेन के जितने भी पॉइंट हैं इस सेंटर वाले को छोड़ के बाकी सब जो है वो क्या कहलाएंगे? एक्सियल पॉइंट। पंखा देख रहे हो, सर्कुलर कोयल है, जो भी ये स्टैंड वाला पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट कौन से कहलाते हैं सर? एक्सियल पॉइंट कहलाते हैं। समझ आ गई ये बात आपको? सबसे पहले तो किसको ही जाना है सर? एक्सियल पॉइंट को। और क्या बताना है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बताया किससे जाएगा सर?
बायोट सेवर्ट्स लॉ से। बड़े शानदार काम है, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास हैं कुछ क्या। तो सर इस तरीके से ये हमारे पास सर्कुलर कोयल है, और सर्कुलर कोयल का कौन सा पॉइंट था, ये सेंटर वाला दिख रहा था सर। अब अगर मैं बात करता हूं तो एक्सियल पॉइंट कौन से सर, जो आपने ये मार्कर ले रखा है सर, ये मार्कर वाले सारे पॉइंट जो है वो किसका काम कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट का। उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर ले, बहुत बढ़िया। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि ये जो मार्कर के जो भी पॉइंट्स हैं सर, वो सारे के सारे पॉइंट किसका काम कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट का। अब ये जो एक्सियल पॉइंट है ये बोर्ड के कहां लाई कर रहे हैं, बाहर, क्योंकि डायग्राम किसका बन रहा है सर, 3D का डायग्राम बन रहा है। 3D का डायग्राम बन रहा है तो सर ये 2D तो यहां दिख रही है, 3D वाला पॉइंट कहां आ रहा है, बाहर। अब ये बाहर वाला पॉइंट बोर्ड पे तो कैसे दिखाऊं, नहीं दिखा सकता। तो करना क्या पड़ेगा कि चीजें जो है सर वो क्या दिख रही है, ये क्या है, सर्कुलर कोयल। ये जो है सर ये किसका काम कर रहा है, एक्सियल पॉइंट का। लेकिन ये एक्सियल पॉइंट बोर्ड के कहां है, बाहर। या आपकी कॉपी के भी कहां जाएगा, बाहर। तो क्या कर लिया, घूम गए सर। इस तरीके से डायग्राम जो है वो बनाया गया कि हमारी जो कोयल है वो कोयल जो है वो सर इस तरीके से है। क्या ये कोयल सर्कुलर कोयल है, बिल्कुल सर्कुलर कोयल है सर। इन दोनों में अगर ये दोनों ही सर्कुलर कोयल हैं, ये भी सर्कुलर और वो भी कैसी, सर्कुलर कोयल, तो अंतर क्या है सर, अंतर ये है कि इसको रखने का तरीका, ये कैसे रखी है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये कैसे रखी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ आ गई ये बात, ठीक है। जब अभी तो खैर ये सीधे बन ही रहे हैं, मतलब कि यहां पे तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब मार्कर से डायग्राम बनाते थे तो बच्चे ये सोचते थे कि भाई बनाने में, सर्कल बनाने में दिक्कत हो रही है। सर्कल बनाने में दिक्कत नहीं है, दोनों शेप में अंतर है रखने के तरीके में। यहां पे जो कोयल रखी गई है सर वो कैसे रखी गई है, इन द प्लेन ऑफ पेपर रखी गई है। और यहां पे जो कोयल रखी गई है वो कैसे रखी गई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखी गई है। समझ आ गई ये बात। सबसे पहला काम जो इस डेरिवेशन में, अगर बोर्ड में 16 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो 15 लाख बच्चों को तो ये नहीं पता कि ये कोयल रखी कैसे है। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कोयल को रखने का तरीका ही पहले पता हो कि ये कोयल जो ऐसी, सर ये सर्कल सा तो नहीं दिख रहा बेटा, ये सर्कल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल आपको कब देख रहा है, जब आप कहां देख रहे हो, इन द प्लेन ऑफ पेपर देख रहे हो। अब ये जो पॉइंट है सर, ये पॉइंट तो कहां आ रहा है, मेरे पैनल के कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब इसको दिखाऊं कैसे 3D में, क्योंकि ये तो 2D फिगर लेगा। तो इसलिए क्या करा सर, इस फिगर को क्या कर दिया, ऐसे मूव कर दिया, परपेंडिकुलरली मूव करवा। तो ये जो कोयल रखी गई सर, ये कैसे रखी गई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखी गई है। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखी गई है तो ये काम कुछ ऐसे हो जाएगा। ये जो है ये एक्सियल पॉइंट है, नहीं बनेगा तो क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। तो अब जो ये सेंटर से ये जितने भी पॉइंट हैं सर, ये किसका काम कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट का। डायग्राम कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका एक्सियल पॉइंट तो सर कहां जा रहा है, तुम्हारी तरफ जा रहा है। अब इस पॉइंट को मैं बोर्ड पे बनाऊं कैसे, नहीं बना सकता। तो कोयल को क्या करना पड़ा, परपेंडिकुलरली मूव। इस तरीके से काम जो वो हम कर रहे होंगे। समझ आ गई। पहली जो बात सबसे इंपॉर्टेंट इस डेरिवेशन के लिए है वो है कोयल को रखने का तरीका। और कोयल को रखने का तरीका जो है सर वो हमें क्या पता है कि ये कोयल इस तरीके से क्यों नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये कोयल ऐसे ना रख के हमने कैसे रख रखी है, ऐसे। ऐसे क्यों नहीं रखी, क्योंकि एक्सियल पॉइंट कहां जा रहा था, बाहर। बाहर बनाऊं कैसे, तो क्या कर दिया, उसको परपेंडिकुलरली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई ये बात। बात नंबर 1 तो यही थी। टोटल कितनी बातें समझनी है आपने, 3 बातें समझनी है, और 3 बात में हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, मानते हो कि ये सर्कुलर कोयल है। और सर्कुलर कोयल का ये जो पॉइंट है सर, ये किसका काम कर रहा है, एक्सियल पॉइंट का। ये जो पॉइंट्स हैं सर, ये सारे के सारे पॉइंट किसका काम करेंगे, ये तो हमारे पास सेंटर है। हमने क्या मान लिया कि सर इस सर्कुलर कोयल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई। पहले वाली बात पढ़ो, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। एक सर्कुलर कोयल जो है वो आपने मानी, ये हमारे पास सर्कुलर कोयल है। इस सर्कुलर कोयल के अंदर क्या अवेलेबल है, करंट अवेलेबल है, करंट है सर। फिर एक्सियल पॉइंट लेने हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो किसका काम कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट। और हमें सर्कुलर कोयल क्योंकि लेनी है अपनी तरफ से, तो इस सर्कुलर कोयल की रेडियस जो है बेटा वो कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर। लेट अस कंसीडर, जो सर्कुलर कोयल हमारी थी, उस सर्कुलर कोयल की वजह से जो मुझे मानना है वो क्या, लेट अस कंसीडर, लेट कैपिटल आर जो है बी रेडियस ऑफ सर्कुलर कोयल। हमने अपनी तरफ से जो मान लिया वो क्या मान लिया, कैपिटल आर जो है वो रेडियस है, किसकी रेडियस है, सर्कुलर कोयल की रेडियस है। लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर कोयल। जो सर्कुलर कोयल है सर, उसकी रेडियस जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। ऐसा आपने मान लिया, ठीक है। सर्कुलर कोयल की रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर। पहली बात पढ़ो, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल ओके है। ये सर्कुलर कोयल है, रेडियस कितनी है, आर, करंट कितना जा रहा है, आई। खास बात क्या है कि ये कोयल जो है वो कैसे रखी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे रखी होती तो इन द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे रखी है तो इस पे कैसी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। कोयल में करंट आई है
और ये जो पॉइंट है, ये P जो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है, तो ये किसका काम कर रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, सीधा जा रहा है, तो काम जो है सर वो किसका कर रहा है, एक्सियल पॉइंट का काम कर रहा है। उस तरफ लिया है सर, इस तरफ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात में। चलो जी, अब हमने क्या मानना है कि सर ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको क्या मान लिया मैंने, इसको स्मॉल a मान लिया, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, स्मॉल a, क्योंकि r जो लेना है स्मॉल r, सर इसको स्मॉल r मान लेते या इसको स्मॉल r मान लेते, क्योंकि हमने स्मॉल r क्या माना था, करंट एलिमेंट का, कहां से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस, वो कितना माना था, स्मॉल r। अब ये करंट जो है सर हमें क्या पता है, यहां तक का काम हो चुका, अब क्या बताना है आपने, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, बायोट सेवर्ट्स लॉ बताएगा। अब बायोट सेवर्ट्स लॉ का अगर इस्तेमाल करते हैं, सुनेंगे ध्यान से, यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ, अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, बायोट सेवर्ट्स लॉ का, तो मैंने और तुमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर डीबी, छोटा मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब छोटा मैग्नेटिक फील्ड बताया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ना पड़ेगा, ऐसे करके करंट यहां पे आ रहा होगा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, और उस छोटे से टुकड़े की लेंथ जो है सर वो कितनी है, dl है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो इस छोटे से टुकड़े को जब मैं किससे ज्वाइन करवाता हूं, छोटे से टुकड़े को अगर किससे ज्वाइन करवाया जाएगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वो जो डिस्टेंस है सर वो क्या कहलाता है, स्मॉल r। और जगह हमने स्मॉल r क्यों नहीं माना, सर आप रेडियस को स्मॉल r मान सकते थे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें स्मॉल r का क्या मतलब था, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, कहां से, करंट एलिमेंट के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, स्मॉल r कहलाता है। अब मुझे dB बताना है, तो सर dB का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, dB का फॉर्मूला पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में IDL, फिर क्या है साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है, r स्क्वायर। ये काम जो है ना सर वो मुझे पता है कि dB के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो dB का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है, r स्क्वायर। इतने काम में कोई बच्चा अगर परेशान है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो पूछ ले भाई, डन है इतना काम, तो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहां तक के काम में, कि dB जो है सर वो पता चल गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बात नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें आपकी डील करी हुई हैं, वो जो बात है सर वो क्या है कि ये कोयल ऐसी नहीं है सर, ये कोयल जो है वो कैसी है, इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और मैंने क्यों रखी है परपेंडिकुलर वो भी मैं आपको बता चुका हूं, समझ आ गई ये बात। अब जो वर्ड है सर, अगला जो स्टेप है, देखो ये डेरिवेशन क्या है, मैं ऐसे बना दिया काम, मैं एक ही चीज पे बार बार जोर डाल रहा हूं कि ये कोयल कैसे रखी है। आपको ये याद तो है ही, ये कोयल ऐसी रखी है, पेपर में लिख के आने में तो कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हें, चाहिए कैसे भी रखी हो, डायग्राम बनाओगे पेपर में आप कर आओगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगला जो स्टेप है, जो सेकंड बात आपने याद करनी है, जो समझनी है, बल्कि याद करना तो कोई बात ही नहीं है, कि सर यहां पे जो थीटा एंगल है ना वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। अब थीटा को 90 मैंने कह दिया, पेपर में तो 90 हो गई, मेन बात है इस थीटा को 90 समझना कि थीटा एंगल 90 डिग्री क्यों है, ठीक है। कई जगह जो काम है सर वो क्या कहा जाता है कि ये जो एंगल है, ये देखो, जो गौर से देखो कि ये एंगल कितना दिख रहा है, 90, कितनी गौर कर लो ये एंगल 90 दिखेगा ही नहीं। और अगर मैं जोर डालता हूं तुम्हारे ऊपर तो कल आधे बच्चे जो हैं वो स्किप कर जाएंगे। कारण क्या है कि उन्हें क्या पता है कि सर ये एंगल कितना दिख रहा है, और वो भी आप कितना जोर डाल रहे हो, तो 180 तो यही बनेंगे, और ट्राइंगल बनने के लिए तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो वो तो सर एंगल 90 है नहीं। अगर मैं इसको 90 तुम्हें जोर डाल के कहता हूं तो तुम जो है कुछ गलत सोच जाओगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो एंगल है वो थीटा एंगल है किसका, वहां से चीजें समझ में आएंगे आपको। आप गौर कर रहे होगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये पता है थीटा एंगल किसका था, अपनी कॉपी पीछे पलटो और देखो कि थीटा एंगल है किसमें, और किसी को पता है तो वो बताए कि एंगल थीटा था किसमें, करंट एलिमेंट का किसके साथ, आर के साथ जो एंगल था वो क्या कहलाता था, थीटा कहलाता था। करंट एलिमेंट का किसके साथ एंगल, आर के साथ, सही है इतनी बात। ये कोयल ऐसे रख रखी है सर, इसमें कोयल में करंट कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि इस पिछले वाले हिस्से से करंट कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ। आपने बात कहां करनी है तनिष्क, ऊपर वाले पॉइंट पे। करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगी, डायरेक्शन। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देनी है तो कौन देता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट तो कहां आ रहा है, बाहर। समझ आ गई बात कि सर ये डायग्राम दोबारा से मैं वही कह रहा हूं कि ये चीजें 3D की हैं, 3D की चीजें हैं तो आपको पता लगानी पड़ेंगी। आपको आदित्य क्या पता है, करंट कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, क्योंकि ये पॉइंट कहां बना रखा है, ऊपर। करंट जो है सर इस तरीके से आ रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहां होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहां है, बाहर की तरफ है, सही है। एंगल किसके साथ लेना है, इसका आर के साथ लेना है। सिंपल सी बात है कि ये डीएल, इस पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किससे दी जा रही है, ये मार्कर से दे रहा हूं,
और इसका आर के साथ जो एंगल है सर, आर के साथ इसका एंगल किसके बराबर है? 90 के बराबर। थीटा कितना है? 90। यहां पे अगर मैं जोर डाल के ये कह दूं कि थीटा जो है बेटा देखो दिख रहा है 90 दिख रहा है, तुम कोशिश करो, ये थीटा है ही नहीं सर, और ना ये 90 है। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि ये डायग्राम किसका है? 3D का। तो आइडियल की डायरेक्शन तो कहां आ रही है? बोर्ड पे परपेंडिकुलर आ रही है, और आर के साथ उसने कैसा एंगल बनाया है? 90। ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, ये हमारे पास सर्कुलर कोयल है, मैं इसी बात पे बार बार जोर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ये कोयल ऐसे ना होके कैसी है? ऐसे है। करंट ऊपर वाले हिस्से में से कहां आ रहा है? बाहर। और करंट एलिमेंट की अगर डायरेक्शन दी जाएगी तो कौन दे रहा होगा? ये मार्कर दे रहा होगा कि जिस भी पॉइंट पे बात करनी है उसी पॉइंट पे क्या खींच दो? टेंजेंट। टेंजेंट कहां खींचा जा रहा है? बाहर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है? यहां पे है, यहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ मार्कर ने कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। ऐसे देख लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सर ये मार्कर ने इस आर वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाया वो कितना है? 90 के बराबर। दूसरा तरीका क्या है? इस पे डायरेक्शन देनी है, सर्कल पे डायरेक्शन देने वाले का नाम टेंजेंट। जिस भी पॉइंट पे बात करनी है उसी पे क्या खींच दिया? टेंजेंट। यहां पे इस तरीके से काम था। ये जो एंगल बना है सर, इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितने के बराबर है? इस मार्कर के और इस मार्कर के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है सर। ये यहां पे नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये डायग्राम 3D का है, इसी वजह से आपको एंगल जो है वो देखो, नंबर लाने तो थीटा कितना? 90। समझ रखनी है तो आपको क्या पता है? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या खींचो? टेंजेंट, जो कि कहां है? बाहर। और बाहर ने इस आर के साथ जो एंगल बनाया, ये लाइन के साथ इस मार्कर ने जो एंगल बनाया वो कितना है? 90 के बराबर है। कितने के बराबर है? 90। समझ आ गई बात? दो बातें, हालांकि मैंने क्या कहा था, 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 2 तो तुम्हें ऐसी लग रही हैं जैसे कुछ है ही नहीं। पहली बात तो सर ये कोयल ऐसी ना होके कैसी है? ऐसी। दूसरी बात, थीटा कितना है? 90। वो थीटा 90 क्यों है मैंने बार बार समझाया है। समझ आ गया? अच्छी बात है। नहीं तो थीटा कितना है बोर्ड पूछेगा ही नहीं कि थीटा 90 है कैसे। ठीक है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये एंगल तो 90 एटलीस्ट नहीं है, और ना इसको आप अपने पेपर में बना के दिखाओगे कि ये एंगल कितना है? 90 के बराबर। समझ आइए बात? एक बार दोबारा बता दो एंगल कितना है? 90। यहां से करंट कहां जा रहा है? बाहर। इस पॉइंट पे बात करो सर, जिस भी पॉइंट पे बात करनी है सर्कल में डायरेक्शन कौन देता है? टेंजेंट। टेंजेंट कहां जा रहा है? बाहर। बाहर की तरफ जो ये जा रहा है, इसने इसके साथ कितने का एंगल बना लिया सर? 90 का बराबर। थीटा किसके बराबर है? 90। लॉजिकल है यहां तक का काम? कुछ कहना है किसी बच्चे ने? नहीं है जी सर। थीटा 90 है। यस सर। परेशानी महसूस हो रही है? नहीं, वो तो चलो ठीक है, सुने ध्यान से। अब जो काम है, थीटा जो है सर वो कितना है? 90। और थीटा अगर 90 है तो डीबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीबी जो है सर वो कितना है? म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू में कितना? आईडीएल साइन थीटा। थीटा जो है सर उसकी जगह कितना है? 90, और डिवाइडेड बाई कितना है? आर स्क्वायर। सुने बेटा, सुने ध्यान से कि डीबी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डीबी का फॉर्मूला है म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा कितना है? 90, और साइन 90 कितना? 1। तो ये जो प्रोग्राम है सर ये क्या देगा? यहां पे इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा? म्यू नोट बाई 4 पाई, ये कितना हो जाएगा? आइडियल, और डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह कितना? 90, और साइन 90 कितना? 1। इतना काम सर हमने समझ लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो सर ये तो आपने सिर्फ क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड लिखा है। ये तो आपने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड। मुझे क्या भी चाहिए? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी इसके हिसाब से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये चीज ऐसी है नहीं। इसमें तो करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पे है, पता नहीं क्या बन जाएगा, वो नहीं करना। एक्चुअल चीज जो है उसकी हेल्प से काम कर रहे होंगे। आपको क्या पता है सर? आपको ये पता है करंट यहां से कहां जा रहा है? अंदर, और यहां से कहां आने लग रहा है? बाहर। बोर्ड पे ध्यान दो, मान जो करंट जो है ऐसे जाके कहां आ रहा है? बाहर। करंट यहां से कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे है? यहां पे इंक्लाइन करके इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आप यहां से नहीं निकालोगे, मैंने बताया था जो 3D के डायग्राम है उनकी 3D से ही डायरेक्शन आएगी। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे। काम जो क्या बताया, ये कोयल ऐसे रखी है, पता है इस बात का? तो कोयल ऐसे रखी है, करंट कहां आ रहा है सर? इस पॉइंट से करंट कहां आ रहा है? बाहर। करंट बाहर जा रहा है तो अंगूठे को कहां बना लिया? बाहर की तरफ। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे है सर, यहां पे, तो उसकी तरफ क्या रख ली? फिंगर्स। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। एक बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल, 50 रुपए का नगद इनाम, 1 सेकंड का काम है। और सुनो ध्यान से कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड सर ऐसे बनेगा। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की मैंने बताई है ऐसी होगी। मैं कह रहा हूं ये डॉटेड लाइन और ये ग्रीन लाइन परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, ये मेरा सवाल है। ये डीबी वेक्टर की डायरेक्शन समझ में आई है पहले तो? ये डीबी वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई ऐसे क्यों आई है? क्योंकि करंट कैसे जा रहा था? ऐसे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे था, इस तरीके से आ रहा है सर। अब ये आर के ऊपर डीबी जो है वो परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, ये एक अच्छा सवाल है। क्या है? परपेंडिकुलर है क्यों? करवा चुका हूं, पहले बता चुका हूं।
टेंजेंट सर ये सर्कल पे टेंजेंट होता है, ये तो नहीं है ऐसा ना, वो नहीं है बेटा। हाँ और बताओ शाबाश। कंपोनेंट तोड़ेंगे वो आगे का काम है, ये परपेंडिकुलर क्यों है सवाल ये है। हाँ जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये तो वो सिस्टम नहीं है बेटा, यहां पे वो चीजें नहीं है। हाँ जी और सोचो लगाओ दिमाग, बता रखी हैं चीजें। बहुत बढ़िया शाबाश, अच्छा दिमाग लगा रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा और दिमाग लग जाएगा तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आपको एक बात बताई थी, सुने ध्यान से, मैं बता देता हूं। एक काम करवाया था वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ की क्या बताई थी, वेक्टर फॉर्म। क्या बताया था सर उसमें कि डीबी वेक्टर जो है सर वो किसके बराबर था, म्यू नोट बाई 4 पाई इनटू में क्या था आइडियल वेक्टर और क्रॉस में क्या था, और डिवाइडेड बाई क्या था। अब ये जो आंसर आ रहा है ये इन दोनों की क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। मान लो, सुनो ध्यान से, गौर करो बेटा। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, सी वेक्टर, और सी वेक्टर पर कैसे लिखा गया है, ए क्रॉस बी। एक सी वेक्टर है जिसको मैंने कैसे लिखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है ना सर, वो दोनों पे परपेंडिकुलर है, कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे, ए पे, और सी वेक्टर ऐसे ही परपेंडिकुलर है किस पे। जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है वो दोनों वेक्टर पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ आई इस बात की, तो ये 11वीं में पढ़ी हुई बात है, अब भी पता होनी चाहिए। ऐसे ही डीबी जो है वो आंसर है किसका, आइडियल क्रॉस किसका, आर का। तो डीबी किस पे परपेंडिकुलर होगा, आइडियल पे, और डीबी किस पे भी परपेंडिकुलर होगा, आर पे। समझ आइए बात कि सर डीबी जो है, यहां से हमें पता चलता है कि डीबी परपेंडिकुलर है किस पे, आइडियल पे, और डीबी परपेंडिकुलर है किस पे, आर पे। समझ आइए ये बात। जो बच्चे 11th में भी थे उनसे कहा था कि आने वाले टाइम में इस सवाल को बार बार पूछा जाएगा, 12th में एक बार तो पूछ लिया, आगे भी पूछेंगे। सुनो ध्यान से, अब आर पे डीबी जो है वो परपेंडिकुलर है। क्यों है परपेंडिकुलर, पता चल गया, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। सही है। ये डीबी की डायरेक्शन पता चल रही है, ऐसे क्यों आ रही है, क्योंकि करंट तो कहां आ रहा था, बाहर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे, तो थोड़ा सा कैसे जा रहा है, इंक्लाइंड। लेकिन सर आपने तो बताया था कि आप इंक्लाइंड में काम ही नहीं करते हो। काम तो किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में, और किस में, वर्टिकल में। तो हमने क्या करना है सर, अब समझे ध्यान से। देखो ये जो काम है अभी तक अगर हम देखें तो हमने जितना भी टाइम, शायद आधा घंटा लगा दिया इतने काम में, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने काम करा क्या है। अगर बोर्ड में लिखना पड़ा तो वो कोयल कैसे बनानी है, ऐसे। मैं 6 मिनट तो इसी बात पे लगा दिए, कोयल ऐसी ना हो के कैसी है, ऐसी है। अगली जो बात है, फिर मैंने बार बार बताया कि थीटा 90 क्यों है, बोर्ड में जरूरत ही नहीं, थीटा कितना होना चाहिए, 90। मैं अब यहां तुम्हें बता रहा हूं कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, बोर्ड ने थोड़ी पूछ रखी है परपेंडिकुलर है या नहीं, पर दिखना चाहिए कि ये लाइन इस पे कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये आंसर है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। फिर सुजीत भाई कह रहे हैं कि सर इंक्लाइंड में काम नहीं करेंगे, काम किस में करेंगे, हॉरिजॉन्टल में, और किस में, वर्टिकल में। तो आपने क्या मान लिया कि सर ये एंगल जो है वो किसके बराबर है, फाई। लेट अस कंसीडर कि एंगल कितना है, फाई। ज्यादातर बच्चों की पेपर में दिक्कत है कि वो इस एंगल को भी क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। नहीं कहना भाई, ये एंगल क्या है, फाई, क्योंकि थीटा ऑलरेडी कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, लास्ट में, आज क्लास के लास्ट में मैं 5-7 मिनट आपको इसको रिवाइज करने के लिए दूंगा, और कल वाली क्लास के लास्ट के 10 मिनट मैं आपसे ये लिखवा के देखूंगा, कल ही लिखवा के देख लूंगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, बोर्ड में। ठीक है, और ये कोशिश करेंगे कि इसको धीरे धीरे जो है ना इंप्लीमेंट भी करें काम को, कि डेली जो काम है वो 50 या 52 तक ही करेंगे, उसके बाद के 7-8 मिनट पिछला काम करवा के देखा जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सभी बच्चे उस काम को करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको इनर्शिया लगेगी ना, आप नहीं पढ़ के आओगे, परसों फिर ज्यादा पढ़ के आएंगे। एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा जिस दिन सब पढ़ के आएंगे। नमन, आप तेज तरीके से देख रहे हो मेरी तरफ, आप किसी भी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो आप। बेटा कल जो है संजू की जगह बैठ जाओ, परसों आप जो है वो जरूर पढ़ के आओगे, मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, हाँ काम जो है सर ये कर लिया आपने। ये डीबी जो इस पे कैसा है, परपेंडिकुलर। हमने क्या मान लिया कि ये कैसा है, फाई। आपको अर्पित पता है कि सर हम यहां पे काम किस में करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर काम करेंगे तो सर इसके कंपोनेंट तोड़े जाएंगे। एक कंपोनेंट कैसा होगा, वर्टिकल, और एक कंपोनेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। गौर करेंगे तोड़े कैसे जाते हैं वो पता है कि वेक्टर कहां लिया जाता है, बीच में, उसी का ही परपेंडिकुलर और उसी का ही क्या, हॉरिजॉन्टल। एक बात जो मैं कहता हूं वो क्या, सुने ध्यान से, ये एंगल फाई है तो सर ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। ये एंगल फाई तो वो भी कितना, फाई। ये बिना इनाम का क्वेश्चन है, पता है आपको कैसे होगा, क्योंकि ये
जो पिंक कलर है इसने येलो के साथ टोटल कितना बनाया 90, तो ये 5 तो ये कितना 90 माइनस 5। इस ग्रीन ने रेड के साथ कितना बनाया 90, तो ये 90 माइनस 5 तो वो कितना 5। ठीक है, आपको ये कुछ नहीं बताना पेपर वाले को, आपको बस जो करना है कि ये 5 तो वो भी कितना 5। ओके रिपोर्ट है सर, ये 5 है, एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को सर क्या कहते हैं डीबी कोस 5 कह दिया। इसकी एरो बाहर थी तो इसकी भी कहां है बाहर, और इसमें भी जो एरो है सर वो कहां लगा देंगे बाहर की तरफ, तो ये कैसा हो जाएगा डीबी साइन 5। समझ आ रही है बेटा ये बात आपको, थोड़ा सा ना 11th का रोल है, आप समझे चीजों को। ठीक है, पहला जो रोल रहा है सर कि ये जो ग्रीन है वो इस रेड पे परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। फिर हमने इसको 5 माना तो ज्योमेट्री से हमें ये भी क्या पता है 5, एंगल के साथ वाला कोस और अपोजिट वाला क्या है साइन। ज्यादातर बच्चे ये परेशान रहते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल वाला ही कोस होता है, कभी भी ऐसा नहीं है। जिसके साथ एंगल है वो क्या होगा कोस, और जिसके साथ एंगल नहीं है वो क्या कहलाएगा साइन। समझ आ गई इतनी बातें, इतना काम आपको पता है। देखो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये काम 2 मिनट से ज्यादा का नहीं है। आपने कोयल बनानी है, पॉइंट बनाना, खींच दिया काम। वो डीबी है, वो डीबी कोस 5 और वो डीबी साइन 5। हेयर थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम। अब सुनो ध्यान से, एक लास्ट बात जिस पे आपने गौर करके काम खत्म करना है। मान लो काम जो वो क्या है, ये सर्कुलर कोयल ऐसे रखी हुई है सर, यहाँ पे करंट जो है वो यहां से कहां आ रहा है, यहाँ पे करंट कहां आ रहा है बाहर, तो नीचे वाले हिस्से में करंट कहां जाएगा अंदर, फिर कहां आएगा ऊपर, फिर कहां जाएगा बाहर, नीचे, फिर कहां गया अंदर। करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से चल रही है। तो अगर ऊपर वाले हिस्से में करंट ऊपर की तरफ आ रहा था, गौर करें लास्ट बात बता रहा हूं समझे ध्यान से, तो एक सेगमेंट अगर मैं नीचे काट लूं उसकी भी लेंथ कितनी डीएल, करंट उसके अंदर कितना आई। जो अंतर है सर ऊपर वाले हिस्से को अलग मान लूं और नीचे वाले को क्या मान लूं अलग, जो एक अंतर आया सर वो बस किसका अंतर आया करंट की डायरेक्शन का, कि ऊपर करंट कहां था बाहर की तरफ, तो नीचे करंट कहां हो गया फिर कहां गया बाहर, फिर कहां जा रहा है अंदर। समझ आ रही है ये बात आपको। ठीक है, क्या ऊपर और नीचे की रेडियस अलग होगी नहीं, क्या डिस्टेंसेस अलग हो गए नहीं, सेम ही रहे। करना क्या है सर, दोबारा से इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर इसको मैं मिलाऊं, ऐसे मिला दिया सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर ऊपर वाला एंगल 5 है तो सर नीचे वाला भी कितना ही रहना चाहिए, कोई बात ही नहीं है, सिमेट्रिकल डाटा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, कोई बता दो मैं मान जाऊंगा आपको, आप कुछ हो। सिंपल सी एक बात है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाए। पढ़ा है ये आपने, कहां पढ़ा, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने यही बताया था। करंट ऐसे जा रहा था, जहां भी कंपास नीडल जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है। तो पहले अगर ऊपर की तरफ है तो यही मैग्नेटिक फील्ड अब कहां हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाए। क्या ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगे, डायरेक्शन में अलग हो जाएंगे सर, और डायरेक्शन में अलग हो जाएंगे तो इसलिए नाम क्या पड़ गया डीबी डैश। वैल्यू तो अगर इसकी 10 टेस्ला तो इसकी भी कितनी 10, लेकिन ये कहां मुंह उठा रहा है ऊपर और ये कहां है, इसलिए नाम क्या पड़ गया डीबी डैश। क्या वो 10 और 15 है नहीं, सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर उतना ही कहां नीचे, तो डैश क्यों लगाया सर, इस वजह से लगा दिया सर क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहां है ऊपर और इसकी डायरेक्शन कहां है, कुछ तो अंतर आया है, डायरेक्शन का अंतर आया है, तो ये क्या हो गया डीबी डैश। इसी तरीके से इसके अगर कंपोनेंट तोड़े जाएंगे, सुने ध्यान से, इसके अगर मैं कंपोनेंट तोड़ता हूं तो इसका कंपोनेंट एक ऐसे और एक वो, तो काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, ये फाई तो ये भी कितना बनेगा फाई, सब कुछ सेम है। एंगल के साथ वाला क्या कहलाएगा डीबी डैश कोस फाई, और यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा डीबी डैश साइन फाई। सही है बेटा, इतनी बातें आपको इस तरीके से काम पता है। अब कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं सर यहां पे करंट एलिमेंट 2 क्यों बांटे आपने। पहली बात तो सर करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स वगैरह हो रही थी, आगे जाके चीजें और पता चल जाएंगी ऐसा क्यों करा, 1 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि 2 3 4 ऐसे क्यों काटे गए सर, इतनी बात ठीक है। अब इस P पॉइंट को अगर मैं पकड़ूं तो डीबी कोस फाई, अच्छा एक काम और लिख लेते हैं पहले कि जितना मैग्नीट्यूड किसका डीबी का उतना ही मैग्नीट्यूड किसका, क्योंकि हर जगह सिस्टम जो है सर वो कैसा है सिमेट्रिकल है। सिस्टम कैसा है मेरा सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर उतना ही कहां डीबी और डीबी डैश। डैश क्यों लगाया है सर, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है रिवर्स हो रही है। करंट बाहर था, अब करंट कहां हो गया अंदर की तरफ हो गया, इस वजह से वैल्यू तो सेम है, अंतर किस बात का आ रहा था डायरेक्शन का, इस वजह से ऐसा करा गया। अब एक बात बताओ, डीबी कोस फाई कहां ऊपर, डीबी डैश कोस फाई कहां, जितना ऊपर उतना ही कहां नीचे, ये दोनों तो क्या कर जाएंगे कैंसिल आउट। डीबी साइन फाई इस डायरेक्शन में है, डीबी डैश साइन फाई, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, ये क्या हो जाएंगे ऐड। क्या लिखोगे इंग्लिश में, डीबी कोस फाई एंड डीबी डैश कोस फाई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर। वो तो क्या हो गए, एक ने गर्दन पकड़ के खींच ली 10 से, एक ने पैर पकड़ के खींच लिए 10 से, क्या रहेगा कैंसल आउट हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल सही बात है। एक जो फोर्स है वो कितने का, 10 का, और दूसरा भी कितने का, 10 का। तो 10 जमा 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाए। समझ आ गई ये बातें आपको? मान लो कि इस टाइम पे अगर मैं P पॉइंट हूं तो एक बंदा मेरी गर्दन पकड़ के खींच रहा है, एक पैर पकड़ के खींच रहा है, एक ने हाथ इस तरफ, दूसरे ने इस तरफ। तो मैं वर्टिकल में तो कहां रहूंगा, वहीं कहां जाऊंगा मैं, हॉरिजॉन्टल में। तो डीबी, ये बात समझ में आ रही है, डीबी और डीबी डैश का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगला जो काम है सर जो हमें लिखना चाहिए वो काम क्या है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। अगला जो काम पता है सर वो क्या क्या लिखेंगे, डीबी कोस फाई एंड डीबी डैश कोस फाई। सुने बेटा ध्यान से, डीबी कोस फाई एंड डीबी डैश कोस फाई आर, या कैंसल आउट ईच अदर लिख दो। सभी को पता है क्यों हो रहा है ऐसा, कैंसल आउट ईच अदर। ये जो है ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल। सुने बेटा ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। जो हमारे पास बचा है डीबी नेट के तौर पे, कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, एक का कितना है डीबी साइन फाई, दूसरे वाले का भी कितना है डीबी डैश साइन फाई। दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इसलिए मैंने इस काम को क्या मान लिया, 2 डीबी साइन फाई मान लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों वैल्यू क्या थी, सेम थी। इस तरीके से काम पता चला है। इस वाले को तो बेशक हम कट भी कर सकते हैं। ये दोनों काम उतारिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भिजवा दे भाई, तू भी आगे भिजवा दे। अब 2 डीबी साइन फाई ये बन गया हमारे पास डीबी नेट। अब करेंगे क्या, डीबी नेट बताना है तो 2 डीबी, डीबी की वैल्यू अभी लिख रखी है सर पीछे, कितनी, म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोर्ड पे ध्यान दें, हम उतारे नहीं, अगर किसी का रह भी गया तो वो बाद में करेगा। म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया, साइन फाई। अब इनके बारे में अगर हम बात करते हैं सर, समझेंगे ध्यान से कि ये जो वैल्यू है सर ये किसकी है, डीबी नेट की वैल्यू है। ये जो है सर ये डीबी नेट है। मुझे जो करना है वो क्या, सुने ध्यान से, ये डीबी नेट की वैल्यू जो है वो मुझे पता है। ये तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है सर, डीएल लेंथ की वजह से है, छोटा मैग्नेटिक फील्ड है। टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जो हर काम में ही आप करते आए हो। तो यहां पे आपने क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। इंटीग्रेशन दोनों साइड अगर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डीबी नेट बन जाएगा सर। ये क्या बन गया, डीबी नेट। और इस साइड अगर मैं बात करता हूं तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, 2 से इसको कैंसिल ही कर दो बेशक से। अब आवाज ना आए, इस बात का विशेष ध्यान दें, और लिखे भी ना कोई भी। 2 से ये 4 जो है 2 पे कैंसिल कर दिया, इसको यहां पे लिख रहा हूं तो कितना बन जाएगा, म्यू नोट आईडीएल डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, और इंटू में कितना, साइन फाई। अब यहां पे ऑपरेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटर कौन है, डीएल है। जिसके आगे डिफरेंशिएशन वाला ये साइन होता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर। इसके बारे में अगर मैं बात करी जाए तो सर ये ऑपरेटर जो है वो क्या है, डीएल। एल लेंथ जैसा अगर कोई है तो कहां रहेगा, अंदर, बाकी सब कहां जाएंगे, बाहर। इनमें एल जो है वो कहीं पे भी नहीं है सर, तो सब कुछ कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सब कुछ बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। डीबी नेट का तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं कि इसका 0 से लेके कहां जा रहा है, बी। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सर क्या हो गया, बी। उसमें अगर मैं बात करूं तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई साइन फाई, और डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नोट बाई 4 पाई, सुने ध्यान से, म्यू नोट नहीं 2 पाई है, म्यू नोट बाई 2 पाई। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, म्यू नोट बाई 2 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और इंटू में साइन फाई। इसमें तो लेंथ नहीं थी, सब कहां आ गया, बाहर। इंटीग्रेशन जो है सर वो किसका होगा, डीएल का। बात नंबर 3 जो समझनी है वो डीएल क्या है, लेंथ क्या है। यहां पे बताओ डीएल की लिमिट जो है वो 0 से लेके कहां तक जाएगी, कोई बच्चा बताए। डीएल की लिमिट 0 से लेके पाई आर तक जाएगी। कहां तक जाएगी, पाई आर। क्योंकि आपने 2 हिस्से बांटे, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल अलग और नीचे वाला अलग, और पाई इंटू आर। और सबसे बड़ी जो गलती है, बेटा रुक जाए ना थोड़ी देर के लिए, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो सर आपने 2 हिस्से बांटे हैं, ऊपर वाला सर्कल अलग और नीचे वाला सेमी सर्कल अलग। तो पाई इंटू आर, पूरे सर्कल की कितनी होती है, 2 पाई आर। आधे सर्कल की कितनी होगी, पाई इंटू आर। आर का मतलब रेडियस, आर का मतलब क्या है, मैंने सर्कल वाली डेरिवेशन में भी स्पेशल नाम लिया था कि आर का मतलब क्या है, रेडियस। और आर का मतलब रेडियस है तो क्या लिखा जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर। सबसे बड़ी गलती ही यही है पेपर में कि आप क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें आदत ही स्मॉल आर लिखने की है, तो हम यहां पे लिमिट लिख देते हैं 0 से लेके पाई इंटू स्मॉल आर। ये बात गलत हो जाएगी। इसी बात को मैं गलत करके इसलिए दिखा रहा हूं
ताकि आप जो है इसको ठीक कर सकें। पाई इंटू कैपिटल आर लिखना है, या आर की जगह वो लिखना है जो आर आपने रेडियस माना है। समझ आ गई ये बात मैंने जो बताई है? तो 0 से लेके कितना चला गया? पाई आर तक चला गया। बी की जगह बी लिख लिया सर, ये कितना हो जाएगा? म्यू नोट बाई 2 पाई इंटू में कितना हो गया? आई साइन फाई, और डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एल, और लिमिट कहां से जाएगी? 0 से लेके पाई आर तक जाएगी। लिमिट जो है सर वो कहां जाएगी? 0 से लेके पाई इंटू आर तक जाएगी। एल की जगह क्या लिख लूंगा? पाई आर, और माइनस में कितना कर दूंगा? 0। तो बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी जो है सर वो कितना है? म्यू नोट बाई 2 पाई, आवाज ना करें, ध्यान से समझे, म्यू नोट बाई 2 पाई आई साइन फाई डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर, और यहां पे एल, एल की जगह क्या लिखूंगा? पाई आर, और माइनस में कितना कर दूंगा? 0। ओके हो गया सर इतना काम। चाहे तो आप पाई से क्या कर सकते हैं? पाई उड़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये काम जो बन गया सर, इसको हमने लिख लिया, ये काम हो गया है। वैल्यू जो है वो लिख भी लेते हैं, म्यू नोट बाई 2 पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर कितना हो गया? आई इंटू में पाई आर, और इंटू में कितना हो गया? साइन फाई। बुरा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं। आंसर यहां तक ठीक है, पाई से पाई भी काट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेन जो काम है सर, ये साइन फाई, ये साइन फाई, फाई तो हमारी पिक्चर में कहीं था ही नहीं, हमने तो क्या मान के चला था? सर्कुलर कोइल, फाई नहीं था। तो फाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस तरीके से एक ट्राइंगल ये बनी पड़ी है, जिसमें ये जो एंगल है वो कितना है? फाई। ये क्या है? कैपिटल आर। ये क्या है? स्मॉल आर। सही है इतनी बात? एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, ये नहीं है स्मॉल आर, ये कितना है? स्मॉल आर। 90 के सामने वाले को, ये जो ट्राइंगल बनी पड़ी थी, इस ट्राइंगल को उठा के वहां बना रहा हूं, तो मुझे क्या बताइए? 90 ये फाई, सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज। साइन फाई किसके बराबर है? पी बाई एच। तो पी की जगह आर, और इसकी जगह कितना? स्मॉल आर। तो साइन फाई जो लिखा है, साइन फाई की जगह मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल आर, उंगली काट दूंगा मैं ना, उस गलती को बाद में करिए बेटा, ठीक? हाँ, साइन फाई, साइन फाई को मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कितना? स्मॉल आर। इस तरीके से काम कर लिया। बी, बी की जगह जो मुझे लिखना है वो कितना है? म्यू नोट आई पाई आर, ये कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर, और जहां पे साइन फाई है सर वहां क्या लिख दिया? कैपिटल आर डिवाइडेड बाई क्या? स्मॉल आर। अब एक बड़ी आसान सी काम बन रहा है, आर इंटू आर करूंगा तो आर स्क्वायर, और आगे क्या है? पाई। तो ये जो कंसेप्ट है सर, ये क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कोइल का क्या है? एरिया। तो म्यू नोट आई ए डिवाइडेड बाई कितना? 2 पाई आर की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिंगल टर्न के लिए है, एक चूड़ी है। चूड़ा होगा तो n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से। फॉर n टर्न्स, अगर हमारे पास काम क्या हो? n टर्न्स हैं, और अगर n टर्न्स हैं तो काम क्या कर देंगे सर? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b जो है वो कितना आ जाएगा? सुन लो बेटा ध्यान से, म्यू नोट बाई 2 पाई आर क्यूब, और ये क्या था? आई ए एन। एन टर्न्स के लिए किससे और मल्टीप्लाई कर दूंगा? n से। और ये जो कंसेप्ट है सर एन ए आई वाला, आई ए एन कह लो या एन ए आई, ये m के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? m। म्यू नोट m डिवाइडेड बाई कितना? 2 पाई आर की क्यूब। और m जो है सर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m क्या कहलाता है? इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, अभी के लिए बस क्या पता है कि ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास होता है। दोबारा देख लेंगे एक बार इस काम को, उसके बाद जो है खत्म करते हैं। ये हो गया, डन है। ठीक है, चीजें जो है सर वो आपने क्या बताई थी? बातें हमारे पास थी कि दोनों dB साइन फाई की डायरेक्शन सेम थी, ऐड कर दिए 2 dB साइन फाई हुआ, dB की जगह dB वाली वैल्यू इंटू में साइन फाई। जो dl है उसका इंटीग्रेशन खास बात है, 0 से लेके कहां जा रहा है? पाई आर। वैल्यूज को सिंपल पुट करा, सोल्व करा, आंसर आ गया। यहां तक उतार चुके थे तुम पिछले वाले पेज तक, ये हो गया था। कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।